हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पॉलिटी पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा नाम है वीर शाद आलम है और मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने स्टडी वार चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटी चैप्टर जो है थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। ये मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इसको समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए ताकि उन लोगों को आसानी से समझा दिया जाए और उन लोगों को समझ भी आ जाए। दोस्तों, मैं अब देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूँ और आज मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। मौलिक अधिकार क्या है और व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानना ही चाहिए कि आपका क्या फंडामेंटल राइट है। ऐसे आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं देर न करते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फंडामेंटल राइट के नाम से। इसमें इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट। दोस्तों, आप सभी को पता होगी कि संविधान को 25 भागों में बांटा गया। ऐसे तो हम लोग को बहुत सारी किताबों में 22 भागों में मिलता है, लेकिन वास्तव में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है तो 25 भागों में बांटा गया है, जिसमें से भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में। कितने भाग में? तो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में संविधान के जो भाग 3 है ना, उसी में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद पूछता है कि किस किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो दोस्तों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो संविधान का भाग 3 है ना दोस्तों, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, उसको अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। तो दोस्तों, हम लोग इसको हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो पहले मैं ये बताता चलूं कि ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये व्यक्तियों को अपना अधिकार के बारे में बताता है कि क्या आपका अपना अधिकार है समाज में। ठीक है, इसी के तहत ये मौलिक अधिकार आया है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाग 3 में इसका मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 12 से 35 और भाग पूछेगा तो 3। दोस्तों, हम लोग को यह जानना ये जरूरी हो गया है कि भाग 3 जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहलाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसे अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो यही मौलिक अधिकार है, इसे मैग्ना कार्टा यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा इसको। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी को भी अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या जो मौलिक अधिकार है इसमें कोई बदलाव लाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है? तो हाँ, ये बदलाव योग्य है, इसमें संशोधन हो सकता है। दोस्तों, अब हम लोग भी जानेंगे कि कब इसका मतलब स्थगन किया सकता है, क्या स्थगन किया सकता है, कब इस पर रोक लगाया सकता है। दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर अनुच्छेद 352 जिसमें कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है, तो जब भी राष्ट्रीय आपात लागू होता है कहीं भी, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके इसको छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है। केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है उसको हम लोग स्थगित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर स्थगित कर देंगे तो व्यक्ति क्या होगा कि जो भी शारीरिक जो जरूरतें होंगी उससे वंचित हो जाएगा और व्यक्ति रह नहीं सकता है। इसलिए इसको हम लोग स्थगन नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना हम लोग जान गए। अब दोस्तों, हम लोग को ये बात आती है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से हुआ होगा। ये सोचने योग्य बात है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से किया होगा और मौलिक अधिकार जो है या मूल अधिकार जिसको कहते हैं, तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ होगा, कब इसका प्रागुत्य हुआ होगा। तो चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कब
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कहां पर? 1931 में कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी में सबसे पहले यहीं पर कराची में ही मूल अधिकारों की मांग की गई। कराची में ही मूल अधिकारों की मांग की गई। और जब मांग हो गई तो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने ही सबसे पहले मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है, इसका प्रारूप सबसे पहले किसने बनाया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और जो मूल अधिकार शब्द है ये किस अधिवेशन में इसकी उत्पत्ति हुई? तो कराची अधिवेशन में। और कब हुई? 1931 में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके बारे में आगे जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों मूल संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकार। कितने तरह के? 7 तरह के मौलिक अधिकार के मूल संविधान, लेकिन अब केवल 6 है। तो दोस्तों 6 क्यों बच गया? क्योंकि एक इसमें से हट गया। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद में था? तो ये 19 का कौन में और 31 में। 31 में 31 ये 2 अनुच्छेद था ना, जिसमें मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार को रखा गया था मूल अधिकार के अंतर्गत। लेकिन इसको हटा करके और अनुच्छेद 300 का कौन किसमें दिया गया है? इसको अनुच्छेद 300 के कौन रख दिया गया। और यह अब मौलिक अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हो गया दोस्तों। यह इसको हटा दिया गया जब, तो अब केवल 6 ही मौलिक अधिकार है। और इसको हटा करके हम 300 के अनुच्छेद 300 का कौन रख दिए और अब यह कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों। इसको हमेशा याद रखना है। दोस्तों हमने अभी बताया 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार के हम इसके बारे में जानेंगे कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है। तो दोस्तों अभी देखिए, ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, इसको नोट करके चलिएगा दोस्तों। नोट करके चलिएगा इस सबको, ताकि आगे परेशानी नहीं हो। दोस्तों हम लोग जानते हैं ना कि 6 मौलिक अधिकार है, अभी हमने बताया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में विधि के समक्ष समानता को उल्लेख किया गया है। किसका? विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता को उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 में। तो आप सबको हम बारी बारी समझा देंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं अनुच्छेद 14 से 18। फिर अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का उल्लेख है। फिर आता है 23-24, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24, इसमें किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि जो समाज में शोषण होता है, चाहे शोषण किसी भी प्रकार का हो, तो उस शोषण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23-24। फिर अनुच्छेद
इसके आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28। दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें हम लोग ये स्वतंत्रता मिलती है कि हम लोग अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शांतिपूर्वक हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और मतलब उसके बारे में हम लोग धन इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इसमें 25 से 28 वाले में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखें अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 29-30। 29 से 30 क्या है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। दोस्तों इसको नोट करके चलिएगा, क्योंकि नोट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, और इसको लिखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, फंसेगा कहीं नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और ये कितना है? 3-5 है ना, एक और है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक विचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप इसको सही से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको बारी बारी समझाने वाला हूँ। अब इसको मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में क्या है, 19, 20, 21, 22 में, इस तरह मैं यहाँ तक सबको बताऊंगा लाइन से इसमें क्या है, चीज का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसको नोट करते चलिएगा। मैं अभी इसको इतना मिटा दे रहा हूँ, अभी इसको इतना छोड़ दीजिए, इसको मिटा दूंगा, फिर हम इसको लाइन से भी बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। आप इसको नोट करते चलिएगा, नोट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति एक समान कानून बनाएगा भी और एक समान सभी के लिए लागू भी करेगा। यानी कि इसमें विधि के समक्ष समानता या समता या समानता, यानी कि जो भी विधि बनेगा ना, हर नागरिक के लिए समान रूप से एक ही रहेगा। ये नहीं कि किसी और के लिए कोई दूसरा लग जाए, कोई विधि अगर कोई आम आदमी है तो उसके लिए दूसरा विधि बन जाएगा, और कोई धनी व्यक्ति उसके लिए दूसरा विधि बन जाएगा। नहीं दोस्तों, कोई भी विधि बनेगा तो सभी नागरिकों के लिए एक समान बनेगा और एक समान ही लागू होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया। अनुच्छेद 15 में क्या है? 15 में है धर्म। 15 में क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होने से। यानी कि देखिए इसमें क्या है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 जो है ये अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध का मतलब दोस्तों की रोक, यानी कि ये जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाएगा तो ये नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य अपने नागरिकों के प्रति इन सभी शब्दों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य, कोई भी राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। अब आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। देखिए दोस्तों फिर मैं लिख देता हूँ, आप नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन। लोक नियोजन
के विषय में अवसर की क्षमता। अवसर दोस्तों, ये आप लोगों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी है दोस्तों। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, देखिए दोस्तों, कोई भी राज्य सरकार कभी भी भर्ती लेती है, कोई भी पद रिक्त होता है जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी होता है और भर्ती लेती है कोई भी राज्य सरकार, तो इसमें जो भी सीटें रहेंगी तो उसमें क्या होगा ना, जब राज्य सरकार वो भर्ती लेगी कैंडिडेट की, तो कैंडिडेटों में क्या होगा ना कि उस पद को भरने के लिए सभी को समान रूप से क्या होगा कि मतलब परीक्षा लिया जाएगा। उसमें किसी के ये नहीं किया जाएगा कि हाँ तुम ये हो, मतलब कि कुछ भेदभाव इसमें भी। तो इसमें क्या होगा ना कि लोक नियोजन में तो सबको अवसर मिलेगा, उसके लिए पद भर्ती के लिए सबको अवसर मिलेगा, समान रूप से अवसर मिलेगा। इसके लिए अपवाद है, कौन सा अपवाद है, तो अनुसूचित जाति। मैंने आप लोगों को विधानसभा और विधान परिषद वाले क्लास में बताया था कि अनुसूचित जाति कौन सा होती है, इसमें अपवाद है कौन सा, अपवाद में केवल कौन सा है, तो एससी, एससी शेड्यूल कास्ट जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, और फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और एक और है कौन सा, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग। अब इन लोगों का जो है, इन लोगों का है इसमें छूट है, यानी कि इन लोगों का इसमें आरक्षण है, बाकी सभी व्यक्ति है ना उन लोगों को समान रूप से अवसर मिलेगा, यानी कि जनरल से, और इन लोगों को आरक्षण इसमें मिल सकता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 16 समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता दोस्तों क्या समझ आता है, देखिए अस्पृश्यता दोस्तों, एक दोस्त बोल रहा था ना कि ऐसा भाई अस्पृश्यता का ही समझ में आता है, तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत देखिए बहुत इजी है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत है छुआछूत। दोस्तों हमारे समाज में छुआछूत बहुत प्रचलित है, छुआछूत हमारे समाज में दोस्तों छुआछूत बहुत प्रचलित है, तो यही अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में अगर छुआछूत से भेदभाव करते हैं, अगर वो व्यक्ति कंप्लेन कर देता है तो आप चले जाइएगा जेल में दोस्तों। तो हम लोग क्या है कि छुआछूत मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारे मनुष्य जो भी है उसको ईश्वर ने बनाया है, तो इसीलिए हम लोग छुआछूत हम लोग को नहीं मानना चाहिए। लेकिन लोग क्या है समाज में ये बुरी प्रथा चली आ रही है कि लोग छुआछूत मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ये समझना था कि अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत अनुच्छेद 17 में छुआछूत के बारे में बताया गया, ठीक है ना, कि इसके आधार पर आप इसे छुआछूत पर भेदभाव नहीं कर सकते दोस्तों। अब बचा एक अनुच्छेद 18, जिसमें क्या था 18 ना, अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, कौन सा अनुच्छेद 18 में। अब देखिए दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से, आप नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो भी राज्य है, राज्य सरकार कोई भी है, तो ये कुछ न कुछ उपाधि किसी को देती है, अपने नागरिकों को या अपने देश के कोई भी नागरिक को कोई राज्य उपाधि देती है। तो कोई भी सैनिक सम्मान हो सकता है या फिर विधिवत सम्मान हो सकता है, तो इनके अलावा कोई और उपाधि राज्य सरकार किसी को नहीं देगी। और रही बात इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि कोई विश्व स्तर पर, तो हम मतलब हमारे जो भारतीय नागरिक हैं वो कोई नहीं है, तो जो भी भारतीय नागरिक होंगे ना, तो विश्व के किसी भी देश का अगर उपाधि उनको मिल रहा है तो वो तब तक उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते जब तक वह भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उससे आज्ञा नहीं लेंगे, यानी कि उनकी आज्ञा के बिना किसी और देश का उपाधि नहीं ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है, उपाधियों का अंत कहा गया है। दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि भारत रत्न दिया जाता है, पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न के बाद आप आता है पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्मश्री, ये सब क्या है भारत का एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ठीक है ना, तो ये सब दिया जाता है। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सेना द्वारा दिया जाता है, कौन सा, तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र।
ये सारे जितने भी अभी बताए ना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सब सेना के द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये सब जो दिया जाता है ना, अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है, क्योंकि ये सब एक प्रकार का उपाधि है, सम्मान है। तो इसीलिए दोस्तों ये सब समझाना पड़ा। अभी दोस्तों आज के लिए ये वीडियो मेरा इतना ही रहेगा। अगले क्लास में मैं 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार था, जो कि मैंने 6 भागों में बताया था, उसको मैं धीरे धीरे आपको करता रहूंगा। और इसके लिए मौलिक अधिकार का मेरा 3 वीडियो बनेगा। आप इसका पूरे गहन से अध्ययन कीजिए और इसको पढ़िए और समझिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय।